हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं यूनिट 10 को, जिसमें हम बात करेंगे CWSN यानी कि चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स के बारे में। ठीक, यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देख ली हैं तो वो प्लीज़ एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूनिट 9 को, जिसमें हम बात करेंगे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। हम्म, चलो, जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे ना, मैंने सिर्फ यहाँ पे उसी को अंडरलाइन करा हुआ है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया है। यदि आपको और डिटेल में इसको समझना है तो आप पूरा भी पढ़ सकते हो। एक श्रवण बाधित बच्चा कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के समान है। इसके अतिरिक्त वह स्वयं में श्रवण प्रभावित का शंका है। वह बोल नहीं सकता क्योंकि वह सुन नहीं सकता। जो श्रवण प्रभावित बच्चा होता है, जो सुन नहीं पाता है, वह कई बार बोलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ना मुझे कुछ बोलना है। ठीक, अगर वो बोलता भी है तो उसे पता नहीं होता कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि उसे खुद की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। बच्चे को हमेशा निर्धारित श्रवण यंत्र पहनने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर कोई ज़्यादा ही जिसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उससे बोलो कि आप एक श्रवण यंत्र को पहनो। ठीक है, एक बच्चा जो पूरी तरह से अंधा है, जो बिल्कुल नहीं देख सकता, अपनी श्रवण शक्ति एवं स्पर्श अतिबोधक संवेदनाओं का प्रयोग कर सीखता है। जो बिल्कुल तरीके से नहीं देख पाता, वो कैसे सीखेगा? वो टच करके सीखेगा, क्योंकि टच करके वो अपनी संवेदनाओं को इतना विकसित कर लेता है कि टच करके बता देता है कि कौन सी चीज़ क्या है। वह एक देखने वाले व्यक्ति की अपेक्षा गंध की संवेदना का अधिक प्रयोग करता है। उसे स्मेल से पता चल जाता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या उसके सामने कौन सी चीज़ रखी हुई है। आगे बात करेंगे विशिष्ट अधिगम आवश्यकता। विशिष्ट अधिगम आवश्यकता स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी आवश्यकता है ये। SLD वाले बच्चों की तंत्रिका की स्थिति के कारण सूचना के क्रियान्वयन में परेशानी होती है। जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन सही तरीके से उनके माइंड में प्रोसेस नहीं हो पाती है। पढ़ने में यानी कि डिसलेक्सिया, और लिखने में डिस्ग्राफिया, गणित में डिसकैलकुलिया में उन्हें परेशानी होती है। इन चीज़ों में मेन प्रॉब्लम्स होती है। डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ की बात करें, विकासात्मक आसक्तताओं वाले बच्चे, जैसे कि बौद्धिक आसक्तता, मानसिक मंदन हो, ऑटिज्म हो, प्रमस्तिष्क पक्षाघात हो, CP सेरेबल पैलिसी जिसे हम बोलते हैं, बहुआसक्ताओं यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो, इनके विशिष्ट अधिगम के अभिलक्षण होते हैं ये। बौद्धिक आसक्त बौद्धिक आसक्तता वाला बच्चा धीरे धीरे सीखेगा, उसमें पढ़ाई ग्रहण करने की क्षमता सीमित होगी, मूर्त संकल्पनाओं को समझने में परेशानी होगी। ये तो हुआ बौद्धिक आसक्तता वाला। अगर हम CP वाले बच्चे की बात करें तो CP वाला बच्चा सीखने में सक्षम होगा, किंतु उसे समन्वय, गतिशीलता एवं बोलने में परेशानी हो सकती है। तो बौद्धिक आसक्तता वाले बच्चे को कहाँ समस्या आ रही थी? ये धीरे धीरे सीख रहा था। CP वाला बच्चा सीख तो लेगा, लेकिन उसको गतिशीलता, समन्वय करने में परेशानी होगी। गतिशीलता मतलब चलने फिरने में, हाथों का, आंखों का कोऑर्डिनेशन बनाने में समस्या आएगी। ऑटिज्म वाला बच्चा कैसा होगा? ऑटिज्म वाले बच्चे को सामाजिक संबंधों तथा दूसरों से बात करने में परेशानी होगी। उनमें प्रतिबंधित रुचियां भी संभव है तथा उन्हें उपयुक्त समझ के साथ पढ़ाने की भी ज़रूरत है। ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, मीन्स वो समाज से खुद को अलग कर लेते हैं, कोने में बैठा रहना, रोते रहना, कोई भी एक काम बार बार करते रहना। इस तरह की समस्याएं होती हैं ऑटिज्म वाले बच्चों में। बहुआसक्तताओं एक नाम को दिखाती है, जिसमें दो या दो से अधिक आसक्तताओं का संचय है तथा उसके लिए व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रमों की योजना जरूरी है। बहुआसक्तता मीन्स मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, तो फिर इसके लिए आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बात करेंगे, प्रायः बच्चे 3 भाषा सीखते हैं। जनरली 3 लैंग्वेज हम बच्चों को सिखाते हैं, उनमें से एक निर्देश का माध्यम होता है। मीन्स टोटल हम त्रिभाषा जो फॉर्मूला है, तो बात क्या करता है? 3 लैंग्वेज सिखाने की बात करता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बच्चों को, वो एक लैंग्वेज में दिए जाते हैं। जैसे कि अब अगर मैं अपना बताऊँ, मैंने हमारे MP में 3 भाषाएं कौन कौन सी पढ़ी हैं? हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। इन तीनों लैंग्वेज से इसको पढ़ रखा है। लेकिन इंस्ट्रक्शंस हमें किस में दिए गए थे? इंस्ट्रक्शंस हमें हिंदी में दिए गए थे, हमारा हिंदी मीडियम स्कूल था। अगर आप इन तीनों लैंग्वेज को पढ़ते हो तो हो सकता है किसी को इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दिए जा रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो सकता है। ठीक, फॉर्मेटिव मूल्यांकन तथा जांचों के क्रम में प्रत्येक त्रैमासिक में किए जाते हैं तथा समेटिव मूल्यांकन वर्ष के अंत में किए जाते हैं। ये बात समझ में आती है? फॉर्मेटिव जो होते हैं वो टाइम टू टाइम किए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हर 3 महीने में होंगे, और जो समेटिव है वो एक बार किए जाते हैं, तो ये वर्ष के अंत में किया जाएगा। वर्तमान में स्वतः प्रणोद एवं ना रोकने की नीति प्रणाली ने स्थान ले लिया है।
तथा प्रणोत मतलब कि बच्चे को रोका नहीं जाएगा, किसी भी क्लास में बच्चे को प्रमोट करते जाएंगे क्लास उसमें, ठीक है। जैसे हम कहते हैं फेल नहीं किया जाएगा किसी बच्चे को। एक अंधा या अधिगम आसक्त बच्चा जो परीक्षा में लिखने के लिए एक व्यक्ति दिया जाता है, उसे बोलेगा जब आपको लिखता है। जो अंधा व्यक्ति होता है लिखने के लिए परीक्षा में क्या करते हैं, एक व्यक्ति दे दिए जाते हैं, क्योंकि अंधा व्यक्ति लिख तो नहीं सकता, ब्रेल लिपि का यूज़ करके पढ़ तो सकता है लेकिन लिखेगा कैसे। तो उसे क्या करते हैं, एक व्यक्ति दिया जाता है जो उसके पास बैठता है, वो लिख रहा होता है और ये बच्चा बोल रहा होता है। उसे 3 घंटे की परीक्षा में 30 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी एग्जामिनेशन रहेगा, जितने भी टाइम ड्यूरेशन का रहेगा, उसे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो एक श्रवण बाधित बच्चा द्वितीय भाषा नहीं पढ़ पाता, उसे अन्य विषय से स्थापित कर देते हैं। जो सही से सुन नहीं पा रहा है, अब है भाई जो सही से सुन नहीं पा रहा है तो उसे तो एक लैंग्वेज पढ़ना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो जो उसके अदर्स लैंग्वेज हैं उन्हें अदर सब्जेक्ट्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है कि तुम इन लैंग्वेजेस की जगह तुम ये सब्जेक्ट्स पढ़ो, दूसरे सब्जेक्ट सेट कर दिए जाते हैं। पाठ्यचर्या अनुकूलन की बात करें, शिक्षा में एक प्रकार का नागरिक बनाती है जो हम हैं। जो हम हैं वो हमें किसने बनाया, वो हमें शिक्षा ने बनाया। शिक्षा का एक शब्दकोश 1989। आज रात को नींद पूरी नहीं हुई है और दिन में नींद नहीं आ रही है, मतलब आ रही है नींद, समस्या है बहुत। चलो, पाठ्यचर्या अनुकूलन की जरूरत के बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम विकास संकल्पित प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या एक टीम विशेष अधिगमकर्ताओं के लिए शैक्षिक लक्ष्यों उद्देश्यों की पहचान करता है, एक उपयुक्त पाठ्यक्रम का प्रारूप बनाता है, अधिगमकर्ताओं के साथ पाठ्यक्रम क्रियान्वित करता है तथा इसके प्रभावों एवं प्रभाविताओं के मूल्यांकन के प्रकाश में से उन्नत करता है। ये किसकी बात हुई, ये पाठ्यक्रम विकास की एक बात हुई। पाठ्यक्रम विकास है क्या, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। परिभाषा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, क्या क्या, अधिगमकर्ताओं का समूह, पाठ्यक्रम विकासकर्ताओं और उपयुक्त पाठ्यक्रम के लक्ष्य, क्रियान्वयन करना और पाठ्यक्रम की उन्नति करना। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है पाठ्यक्रम के विकास में। अधिगमकर्ताओं का समूह का ध्यान रखना है, पाठ्यक्रम विकासकर्ताओं को उसे और अच्छा बनाना है, कैसा कि उपयुक्त पाठ्यक्रम के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके, उसे क्रियान्वित किया जा सके, पाठ्यक्रम की उन्नति हो सके। पाठ्यक्रम विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें प्रवृत्तियों में परिवर्तन के प्रभावों पर आधारित उन्नति अपेक्षित है। पाठ्यचर्या विकास विद्यार्थियों को सर्वोत्तम प्रदान करने के लक्ष्य के साथ प्रवर्तित होती है। पाठ्यचर्या विकास का काम क्या है कि बच्चे को बेस्ट मटेरियल मिल सके, ठीक है, सर्वोत्तम चीज़ प्रदान कर सके आप। नियमित विद्यालयों में आसक्त बच्चों के सफलतापूर्वक समावेशन के लिए पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रणाली में अनुकूलन अनिवार्य है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, आसक्त बच्चे जो हैं इनका सफलतापूर्वक समावेशन किया जा सके, इन्हें इंक्लूड किया जा सके, तो इन्हें इंक्लूड करने के लिए आपको पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली को थोड़ा सा एडप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ चेंजेस भी करना पड़ेगा। PWSN की जरूरत को जानने के लिए पाठ्यक्रम में किस किस तरह का हम अनुकूलन कर सकते हैं। विषय वस्तु को अनुकूलित कर सकते हैं हम, समायोजन जो है समायोजित कर सकते हैं, चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, आधुनिकरण नई चीज़ों का उनमें यूज़ कर सकते हैं, जो भी नया नया डेवलप हो रहा है उसे। पाठ्यचर्या को हम विलोपन, प्रतिस्थापन और विस्तारण कर सकते हैं, ओमिशंस, सब्स्टिट्यूशंस एंड एक्सपांशंस, ये काम हम पाठ्यचर्या के साथ कर सकते हैं। अब ये चीज़ है क्या, तो समझो। विलोपन मतलब कि कुछ चीज़ हटा देना, तो पाठ्यचर्या से निश्चित क्षेत्र विशेष क्षेत्रों को हटाने को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि भाई जो तुम दिक्कत है, तुम्हें कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, तो जिस सब्जेक्ट्स को पढ़ने में उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जैसे भाषा हो सकता है, भाई जो सुन नहीं पा रहा है वो एक भाषा को मुश्किल से सीखेगा, वो 4 भाषाओं को कैसे सीख पाएगा, तो उनके लिए आप उनको हटा सकते हो। प्रतिस्थापन मतलब कि रिप्लेस करना, एक विषय की जगह दूसरे विषय को लेकर आना, तो एक विषय क्षेत्र से दूसरे विषय क्षेत्र में परिवर्तित करना प्रतिस्थापन होता है। विस्तारण क्या होता है, विस्तारण बच्चे को संकल्पना को समझने में सहायता करने के लिए पाठ्यचर्या विषय वस्तु को विस्तृत करना है। जैसे हम गणित में विषय वस्तु के शिक्षण पर विचार करते हैं, जो कि मानसिक मंद वालों के लिए धन की संकल्पना को शामिल करता है, जबकि कक्षा के अन्य सभी बच्चे अपने नोटबुक में जोड़कर लिख सकते हैं। मानसिक मंदन वाले बच्चे इस संकल्पनाओं को बेहतर समझने के लिए वास्तविक मुद्रा या खरीदारी अनुभव जैसे ठोस उदाहरणों को देना जरूरी है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं ये जो मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं, आपने बोला कि किसी बच्चे से फर्स्ट क्लास में 10 + 5 कितने होंगे, तो नॉर्मल बच्चा है वो 10 + 5 मीन्स ऐड करके बता देगा 15। मानसिक मंदता वाले बच्चे से बोलते हो कि तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, मम्मी ने तुम्हें 5 रुपये और दे दिए, तो कितने रुपये हो गए, तो बोलेगा 15 रुपये हो गए।
तो इस तरह से मानसिक मंदता वाले बच्चों को हम विस्तारित रूप से समझा सकते हैं, इलेबोरेट करके समझा सकते हैं चीज़ों को। ठीक, अधिगम के लिए समय में नमनीयता, समय में नमनीयता मतलब कि टाइम आपका थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, नम में हो, मीन्स आपको ऐसा नहीं करना कि यार इस टाइम में ही करना है तो करना ही है। बौद्धिक आवश्यकता वाले कुछ बच्चों को सीखने के लिए अतिरिक्त समय जरूरी है ताकि वे अपनी गति से सीख सकें। बौद्धिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सीखने के लिए हमें अधिक टाइम देना पड़ेगा। 10th एवं 12th के शिक्षा बोर्ड ऐसे परीक्षा में बैठने के लिए 30% परीक्षा के दौरान 30 मिनट का अधिक टाइम देते हैं। सामग्री अनुकूलन, भाई सामग्री को आप बच्चों के हिसाब से अडेप्ट करो, जैसे कोई बच्चा देख नहीं पा रहा सही से तो उसके लिए मोटे मोटे अक्षर वाली बुक का यूज़ करो। प्रतिस्थापन, एक विषय वस्तु का विलोप कर उसकी जगह दूसरे विषय वस्तु को जोड़ना। समृद्धि, समय के साथ सीखे गए वस्तु की समझ धारणा चलो पढ़ लेने से। CWSN के मूल्यांकन विधियों अनुकूलन, मूल्यांकन विधियों में अनुकूलन किस तरह से आपको करना है। देखिए, मूल्यांकन विधियां मूलतः भिन्न नहीं होती हैं क्योंकि विद्यार्थियों का मूल्यांकन विषय वस्तु पर होता है जो उसके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सार्थक है, जबकि दृढ़ सामान्य शैक्षिक पर्यावरण में विद्यार्थी ने जांच स्थितियों के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक क्या प्राप्त किया है, क्या आधार पर मूल्यांकन होता है। देखिए, मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो तो आप अलग नहीं रखोगे क्योंकि वो पाठ्यक्रम के अनुसार बनी हुई है, ठीक। लेकिन हम क्या कर सकते हैं फिर इसमें, हम ये कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं ताकि वो बच्चे हैं वो भी उसमें भाग ले सकें, ठीक है। जैसे कोई है जो लिख नहीं सकता है, ठीक है, जो लिख नहीं पा रहा है, अंधा है, मीन्स देख नहीं पा रहा है सही चीज़ों को, तो उसके लिए आप मौखिक परीक्षाएं ले सकते हो, किसी के लिए आप रेटिंग स्केल से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, किसी का आप साक्षात्कार ले सकते हो, इस तरह से। विद्यालय क्लस्टर गांव, ब्लॉक, राज्य स्तरों पर। देखिए, राज्य जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, हालांकि ये 2007-12 पुरानी हो गई, इससे क्वेश्चंस आने की उम्मीद बहुत कम है, फिर भी आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये याद कर लेना। रिहेबिटेशन काउंसिल्स ऑफ इंडियन जो पुनर्वास व्यवसायियों के मानक एवं गुणवत्ता को नियंत्रित एवं सुनिश्चित करता है, देश भर में संगठनों विद्यालयों के माध्यम से विशेष शिक्षा में मानव संसाधनों को सृजित करता है। यहाँ से क्वेश्चन शायद 2017 में आता है DSSB में, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। बाकी समावेशी शिक्षा के बारे में हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। कक्षा का समायोजन प्रबंधन किस तरह से करना है, तो वही चीज़ें हैं, सब कुछ नया इसमें है नहीं। केगन का स्टेटमेंट है, केगन का स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो पढ़ लेना, बाकी छोड़ भी सकते हैं। एक कुशल शिक्षक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को सिखाने में सहायता करने में सहपाठी शिक्षण के रूप में उनका प्रभावी उपयोग करेगा। सहपाठी शिक्षण मतलब बच्चे एक दूसरे से सीखें, तो जो आसक्तता वाला बच्चा है वो अच्छे बच्चे से सीख सकता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय विचार किए जाने वाले बिंदु। शिक्षण सामग्री जब आप चयन करते हो, टीचिंग एड्स जब आप चूज करते हो, तो आप क्या क्या देखोगे। सबसे पहले आप उपयुक्त आयु देखोगे कि जिस आयु के बच्चों के लिए ये बनाए जा रहे हैं मटेरियल या मैं लेकर जाने वाला हूँ क्लास में, वो क्या उस आयु के लिए ठीक है। मीन्स 3rd क्लास के बच्चे के लिए आप ब्यूरेट पिपेट ये तो लेके जाओगे नहीं लैब से उठा के, उनके लिए तो आप क्यूब्स क्यूबोर्ड लेकर जा सकते हो, ट्राइंगल और ये जो शेप्स वगैरह ये लेके जा सकते हो, कार्ड्स लेके जा सकते हैं, चार्ट लेकर जा सकते हैं, ठीक है। सक्रिय भागीदारी, ऐसी सामग्री का यूज हो जिसका हर विद्यार्थी जिससे कुछ सीख सके, हर विद्यार्थी की उसमें भागीदारी हो सके। सृजनात्मक उपयोग, मत सामग्री कुछ भी हो लेकिन उसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सको, तो वो सृजनात्मक में आ जाएगा। उपलब्धता, वह सामग्री आसानी से उपलब्ध हो। उपयुक्त स्तर, बच्चे के स्तर के अनुसार होना चाहिए। प्रशिक्षण का स्थानांतरण, उससे क्या हो बच्चे चीज़ों को सीखें, ठीक है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। अंधे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, बोलती पुस्तकें, कंप्यूटर परिष्कृत व्हीलचेयर, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। गृह आधारित शिक्षा, होम बेस्ड एजुकेशन, होम बेस्ड एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है। होम बेस्ड एजुकेशन में क्या होता है, होम बेस्ड एजुकेशन में बच्चे घर पर ही रहते हैं और घर पर ही बैठकर पढ़ रहे होते हैं, तो वह वो है होम बेस्ड एजुकेशन। गृह आधारित शिक्षा की कार्यविधि, एक विशेष शिक्षक को सेनाली शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है जो सामान्यतः विद्यार्थी के घर के दौरा करता है तथा वह बच्चा एवं जिस वातावरण में रहता है उसका मूल्यांकन करता है। तो एक शिक्षक को सेनाली शिक्षक बोला गया जो विद्यार्थी के घर पर जाता है, दौरा करता है, उसका मूल्यांकन और उसके वातावरण का मूल्यांकन करता है। सारांश, मीन्स ज़्यादा बड़ी ये यूनिट थी नहीं, छोटी सी यूनिट थी और ज़्यादा क्वेश्चन इससे मीन्स बनकर आए नहीं है, एक ही आया है वो पुनर्वास परिषद से। तो बस इतना ही उसमें पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दोगे और रिवीजन करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो उसको आप
टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, एक स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।